नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 यानी डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के 5वें पार्ट में आज हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द को लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन का यहाँ पर कम्युनिकेशन के संदर्भ में हम कॉमन का मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग से है, यानी किसी एक बात पर दोनों में एक जैसी समझ होना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन का मीनिंग, यानी इसको किस तरीके से हम परिभाषित करें। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स etc बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी यहाँ पर ये क्या कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ की? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, यानी इन्फॉर्मेशन से किसी इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज की एक प्रक्रिया है, जो कि किसके बीच में होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन बिटवीन और अमंग पीपल्स, यानी दो आदमियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स की होनी चाहिए टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए हमने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी और दूसरे आदमियों ने उसे उसी अर्थ में समझ लिया जिस अर्थ में हमने वो भेजी है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर उन्होंने उसका कुछ दूसरा अर्थ निकाला है तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर यह बात और विशेष ध्यान रखने की है कि कम्युनिकेशन में किसी बात पर विश्वास करना या उससे सहमत होना जरूरी नहीं है, केवल उसको समझ लेना जरूरी है कि हमने जो बात कही सामने वाले ने वो बात समझ ली कि हम उससे क्या कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि चोर को पकड़ो मत जाने दो। सामने वाले ने अगर उसका अर्थ यही समझ लिया है कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, लेकिन वो उसे पकड़े ना पकड़े, इस बात पर ये पकड़ना चाहिए नहीं चाहिए, इससे सहमत हो असहमत हो, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, उसने ये बात समझ ली कि चोर को पकड़ो मत जाने दो। लेकिन अगर उसने उसका उल्टा समझ लिया होता कि चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब जो एक बात कही गई है वो बात सामने वाला समझ ले कि कहने वाला क्या बात कह रहा है, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मीनिंग में से ही निकल करके आती है, जैसे कि आप 2 और मोर पर्सन, यानी कम्युनिकेशन में एक आदमी अपने आप को कोई सूचना नहीं दे सकता, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो किसी दूसरे आदमी को इन्फॉर्मेशन देगा। इसलिए कम से कम 2 आदमी या 2 से ज़्यादा भी आदमी यहाँ पर हो सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कम्युनिकेशन में कोई भी आइडियाज होगा या इन्फॉर्मेशन होगा उसका एक्सचेंज होना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे ज़्यादा हम मीनिंग में बताया था कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि जो बात कही जा रही है वो उसको सामने वाला उसी अर्थ में समझ रहा हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोई कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार कम्युनिकेशन हो गया फिर बाद में जरूरत, ये हमेशा कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, लगातार चलता रहता कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है। यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, जरूर नहीं है इसमें केवल शब्दों का ही प्रयोग हो, इसमें इशारों का भी, सिंबल्स का भी यूज हो सकता है। जैसे कि लंच के टाइम के लिए घंटी बजा दी जाए तो वो हमारा तब भी सभी समझ में आ जाएगा लंच यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस के ऊपर कि कम्युनिकेशन के हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या इससे हमारा फ़ायदा क्या है कम्युनिकेशन से। तो अगर हम देखा जाए तो जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर कम्युनिकेट ही करती है, अपने हाथ से काम नहीं करती। वो एक इन्फॉर्मेशन लेती है और इन्फॉर्मेशन देती है आगे, कोई ऑर्डर देती है, कोई रिपोर्ट लेती है, उसके बाद में ऑर्डर देती है, कोई काम कैसे करना ये चीज़ बताती है। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी बात दूसरों को नहीं कहेंगे तब तक उससे हम कोई काम भी नहीं करा सकते। तो इसके इंपॉर्टेंस को कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंटों की सहायता से हम देखिए समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, क्योंकि किसी बिजनेस इंटरप्राइजेज में डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि आदमी एक अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना ये किसके द्वारा संभव होता है? ये केवल कम्युनिकेशन से संभव होता है। अगर हम किसी को एक दूसरे की बात ना बताएं तो वहाँ कम्युनिकेशन होना, कोऑर्डिनेशन होना संभव नहीं है। सब अपना अपना काम करते रहेंगे, एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठाया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है स्मूथ वर्किंग। लगातार हमारा काम चलता रहे, स्मूथली काम चलता रहे, तो इसके लिए कम्युनिकेशन ही पॉसिबल बनाता है। क्योंकि जब तक हम किसी को आदेश नहीं देंगे, किसी को बताएंगे नहीं कैसे काम करना है, तो वो कार्य संभव नहीं होता चलना।
नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है और फिर उनके आधार पर बिजनेस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कम्युनिकेशन के माध्यम से मिलेगी और उसके आधार पर फिर हम डिसीजन लेते हैं। बिना इन्फॉर्मेशन के डिसीजन संभव नहीं है और बिना कम्युनिकेशन के हमारे इन्फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हमारे डिसीजन मेकिंग को भी आसानी या संभव बनाता है। कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, अपनी बात अगर हम ठीक ढंग से नहीं कह पाते हैं तो हम सहयोग नहीं ले पाते। वहाँ पर हमेशा एक जैसे कि ऑनर्स और वर्कर्स में एक तनाव सा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, तो उनका सहयोग लेने के लिए उनको कम्युनिकेट करना, उनको प्रभावित करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको अपनी बात ठीक से समझानी होती है। तभी इससे क्या है कि इंडस्ट्री में जो अपना ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहती है और सहयोग, एक दूसरे से सहयोग मिलता रहता है। अब नेक्स्ट बात आती है लीडरशिप की। और लीडरशिप में तो क्या ही केवल कम्युनिकेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी दूसरों को प्रभावित करते हैं लीडरशिप में। अब प्रभावित करने के लिए हमें एक गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, तो इसलिए बिना कम्युनिकेशन स्किल के हम किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बूस्ट मॉरल्स, अगर क्या किसी के हिम्मत को बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मॉरल को अप करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि भाई शाबाश करिए, बहुत अच्छा है, देखो तुम्हें इसका प्राइज मिलेगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से उनके मॉरल को ऊपर, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। किसी के अंदर मॉरल को बढ़ाना, ये भी हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही कर पाते हैं। बिना कम्युनिकेशन के हम किसी के मॉरल को भी अप नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, अब कम्युनिकेशन से मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे वृद्धि होती है? क्योंकि मैनेजर को क्या लेने होते हैं? डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन हमारे किसके? इन्फॉर्मेशन के आधार पर आते हैं, और इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी, जब तक मैनेजमेंट का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ना प्लानिंग की जा सकती है, ना ऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, ना स्टाफिंग किया जा सकता है। उस सभी के लिए हमें क्या इसकी जरूरत पड़ती है? इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना 90% जो टाइम है वो कम्युनिकेशन में ही बिताते हैं। उनका जो 90% जो एनर्जी लगती है वो कम्युनिकेशन में ही लगती है। इसलिए आजकल कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। अगर बेहतर कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी मैनेजर का, तो वो अपनी बात वर्कर से नहीं कह पाएगा और न ही वर्कर से फिर वो ठीक से काम ले पाता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है कुछ कम्युनिकेशन की। इसमें से अगर आपके 4-5 पॉइंट भी याद रह जाते हैं तो बहुत हैं, काफ़ी। क्यों क्वेश्चन जब आते हैं तो 4-5 पॉइंट ही आमतौर पर इसमें पूछे जाते हैं। अब अगला पॉइंट आता है प्रोसेस का, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी शुरुआत होती है सेंडर से, यानी कोई व्यक्ति होता है जिसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी को देना चाहता है। तो ये सबसे पहले इसका जो पहला एलिमेंट है प्रोसेस का, सबसे फर्स्ट चरण वो है सेंडर। इसके बाद में हमारा कोई ना कोई मैसेज होता है। अब मैसेज हमें देना है, अब सेंडर तो है, लेकिन उसके पास कोई ना कोई मैसेज भी होना चाहिए, तभी तो उसको इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को देगा। अब इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनको एनकोडिंग करता है, यानी उसके लिए कुछ शब्दों का चयन करता है या कुछ सिंबल्स का चयन करता है। ये एनकोडिंग हो जाती है, उस भाषा को किसी न किसी तरीके से आगे भेजना। अब आगे चलता है फिर मीडिया। अब जो एनकोडिंग करने के बाद में हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ता है कि उसको हम किस तरीके से आगे समाचार को आगे भेजें। उसके लिए जैसे लेटर लिखा जा सकता है, इंटरनेट के जरिए भेजा जा सकता है, वॉइस मेल भेजी जा सकती है, या आमने सामने कोई बात की जा सकती है, किसी व्यक्ति को भेजकर कोई बात की जा सकती है। तो ये हमारा क्या मीडिया होता है। अब मीडिया के द्वारा जब रिसीवर तक, आगे एक रिसीवर होता है, इसमें रिसीवर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो रिसीवर उससे पहले उसको डिकोडिंग करता है। यानी मैसेज तो आया है, लेकिन वो जैसे लेटर तो आ गया, लेकिन अब उसको पढ़ते हैं और उसमें क्या लिखा गया है, ये उसमें उसको डिकोडिंग कहते हैं। उसको समझना कि सामने वाला क्या कहना चाहता है इन शब्दों के द्वारा। और ये अंतिम चरण क्या होता है, इसका रिसीवर होता है। यानी इस प्रक्रिया से रिसीवर तक ये बात पहुंच जाती है। यानी इसमें दो पक्ष होते हैं प्रोसेस में, एक तो सेंडर और दूसरा रिसीवर। रिसीवर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ इसकी प्रोसेस होती है, जैसे कोई मैसेज होगा उसका एनकोडिंग करना, मीडिया से वो भेजना, फिर उसको डिकोडिंग करना। लेकिन यहाँ पर हमारी प्रोसेस पूरी नहीं होती, यहाँ पहुँचने तक पूरी नहीं है, बल्कि पहुँचने के बाद में रिसीवर कन्फर्म करता है या सेंडर कन्फर्म करता है रिसीवर से कि आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, बताइए क्या कहा मैंने। तो यहाँ से कन्फर्म कर लेता है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं। इस तरह से ये फीडबैक जब तक नहीं आ जाता है सेंडर के पास में, तब तक ये प्रोसेस जो पूरी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो हमने मीनिंग में पढ़ा था कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है, यहाँ पर ये कन्फर्म किया जाता है फीडबैक के द्वारा। अब इसमें एक बात और आती है, ये नॉइज का यहाँ पर क्या अर्थ है? नॉइज का अर्थ है हमारा इस प्रोसेस में आने वाली कठिनाइयों से, आने वाली बाधाओं से। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे कि कई बार जो मैसेज है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। जैसे टेलीफोन लाइन है, उसमें खराबी आ जाए, हमने जो लेटर लिखा है वो लेटर उसको इस भाषा में लिख दिया, सामने वाला उसको पढ़ नहीं पाता है, हमने कोई बात कही उसका उसने दूसरा अर्थ निकाल लिया है,
तो इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं के बारे में हम अगले वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी जो प्रोसेस है ये फीडबैक के साथ में यहाँ पर पूरी हो जाती है। ये हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन के दो टाइप हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप थे, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से कम्युनिकेशन भी दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है उसके अनुसार चलता है। यानी जैसे कि एक मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंडर में एक डिपार्टमेंट हेड है, डिपार्टमेंट हेड के अंदर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के अंडर में वर्कर है। तो अगर इस चार्ट के अनुसार कोई कम्युनिकेशन चलता है, जनरल मैनेजर ने कोई सूचना हमारे किसको दी, उसको अपने डिपार्टमेंट हेड को दी, डिपार्टमेंट हेड ने सुपरवाइजर को कोई सूचना दी, और उसने सूचना अपने वर्कर को दी। तो इससे क्या है, प्रक्रिया एक प्रोसेस में जो ये चलता है ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए इसको किस तरीके से डिफाइन किया यहाँ पर, इट फ्लोज यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो ऑफिशियल चैनल है, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में डिजाइन किया हुआ है, उसके अनुसार अगर चलता है कोई कम्युनिकेशन तो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और अगर इसको चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे देता है, तो वो हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगी। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या परिभाषा दी है, इट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो लाइन है उसको ये फॉलो नहीं करता, उसके बिना फॉलो करे कोई भी किसी को भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आसानी से दे सकता है या फ्री फ्लो रहता है इन्फॉर्मेशन का। अब इनके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनफॉर्मल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने कहा कि ये किससे निकल कर आती है, मीनिंग से निकल करके आती हैं। अब मीनिंग हमने देख ली इन दोनों की, अब कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिटन और ओरल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन इसका विशेषता बात इसमें यह है कि रिकॉर्ड किया जाता है। इसको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो रिकॉर्डेड होती है। अगर ओरल भी कोई बात कही गई तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल रिलेशन। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन चलता है वो फॉर्मल रिलेशन के बीच में चलता है, जैसे कि बॉस और सबॉर्डिनेट का कोई रिलेशन है, या दोनों का बराबर का दो मैनेजर है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन है, तो ये हमारा क्या फॉर्मल रिलेशन होता है, उसके बीच में ही ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो चलता है। प्रेस्क्राइब्ड पथ, यानी इसका एक निश्चित पथ होता है, कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, वो सारे पहले से निश्चित होते हैं, उसी के अनुसार ये जो इन्फॉर्मेशन वो चलती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। तो इसमें फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है इसमें हमारे जो मैसेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन संबंधित होते हैं, पर्सनल मैसेज हमारे इसमें नहीं चलते हैं। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं किसकी, ये इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है कि ये रिटर्न में नहीं चलते, ये ओरल ही चलते हैं। और इनका सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ओरल में मैसेज देने के बाद में भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। दूसरा है सोशल रिलेशंस। जो कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो सोशल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी भाईचारे में ये ज़्यादा कोई बातें एक दूसरे को बताई जाती है। अनसर्टेन पथ, इसका कोई निश्चित पथ नहीं होता, कोई भी किसी को समाचार देता है तो यार सुनने में ऐसा आया, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह के ये इसका कोई निश्चित पथ नहीं होता। जैसे कि फॉर्मल में कम्युनिकेशन में निश्चित पथ होता है, इसका कोई पथ अनसर्टेन रहता, अनिश्चित रहता, कोई पता नहीं कौन किसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाए। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल मैसेज। अब ये इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरह के मैसेज चलते हैं इसमें। फॉर्मल में तो हमारे केवल ऑर्गेनाइजेशनल चलते थे मैसेज, लेकिन यहाँ पर मैसेज ऑर्गेनाइजेशनल वो भी हो सकता है, उसको भाईचारे में किसी को बताया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है, और पर्सनल मैसेज भी हो सकते हैं। जबकि हमारे फॉर्मल पर्सनल नहीं थे, इनफॉर्मल में दोनों तरह के होंगे। पर्सनल तो होते होते इनफॉर्मल ही हैं, बाकी इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज हैं वो भी कई बार इनफॉर्मली चलते हैं, उनको भी इनफॉर्मल रूप में भी एक दूसरे को बातें बताई जाती है, एक दूसरे को मदद भी की जाती है उनके आधार पर। अब आगे चलते हैं हम, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो दोनों की अपने अपने मेरिट और डिमेरिट होते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जिसका केवल मेरिट ही हो। तो यहाँ पर भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ हमारे मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। वैसे वास्तव में इसके फॉर्मल के ज़्यादा मेरिट ही होते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है क्लियर एंड इफेक्टिव।
कि जब हमें ऑर्गेनाइजेशन कोई मैसेज मिलता है, फॉर्मल रूप से कोई बात कही जाती है तो ज़्यादा क्लियर होता है, स्पष्ट होता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। दूसरा ऑर्डरली फ्लो। यहाँ पर ऑर्डरली का अर्थ ऑर्डर से नहीं है, आदेश से नहीं है, या क्रमबद्धता से, क्रम से, यानी जो ये आदेश है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो हमारे क्रम से चलता है। इजी नॉलेज ऑफ सोर्स। जब क्रम से चलता है तो हमें इसका पता लगाया जा सकता है मैसेज चला कहाँ से, किसने स्टार्ट किसने किया इस मैसेज को। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ ऑथोरिटी। जैसे कि एक जनरल मैनेजर है, वो अपने मैनेजर कोई से बात करता है, उसी को इन्फॉर्मेशन देता है, वो सीधा सीधा अपने जो कर्मचारी वर्कर्स हैं उनसे बात नहीं करता, उनको इन्फॉर्मेशन सीधा नहीं देता। तो इससे क्या है कि एक पद की गरिमा बनी रहती है, डिग्निटी उसकी बनी रहती है। लेकिन अब इसके कुछ डिमेरिट भी हैं फॉर्मल के। वो क्या है? ओवरलोड ऑफ वर्क। यहाँ पर जब फॉर्मली कोई कम्युनिकेट करता है, कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो सभी चैनल से हो करके जाती है, तो उसमें सभी उसका अपना अपना रिकॉर्ड रखते हैं। पहले मैसेज आता तो उसका रिकॉर्ड रखना, फिर मैसेज हमने कहीं दे दिया आगे तो उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारे रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं, तो इससे काम का बोझ बढ़ता है। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अधिकारी हैं जब ऊपर से कोई आदेश आता है तो उसमें कुछ परिवर्तन करके आगे भेजते हैं, उसको कुछ अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। इससे क्योंकि कई लोगों से होकर के मैसेज जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन की बिगड़ने की उसमें संभावना रहती है। नेक्स्ट है ओवरलुकिंग बाय ऑफिसर्स। अब कुछ सजेशन है, मान लीजिए किसी सबऑर्डिनेट ने अपने बॉस को कोई सजेशन दी है, लेकिन इसमें फॉर्मल में अगर फॉर्मली कोई बात बताता है तो उसको ओवरलुक कर जाता है। अगर कोई कई बार भाईचारे में कोई बात बताई जाए तो उसको गंभीरता सुनते हैं और वैसा मानते भी हैं, लेकिन इसमें अगर फॉर्मली कोई बताई जाए तो उसमें उसका क्योंकि रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसका ऐसा ना लगे कि भाई वो अपने ऊपर कहीं हमारे सबऑर्डिनेट हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमें कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बॉस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको ओवरलुक करके चलते हैं। डिले इन कम्युनिकेशन। इसमें अननेसेसरी का डिले होता है क्योंकि सभी व्यक्ति इसका रिकॉर्ड रखते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब आते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल के क्या मेरिट्स हैं? जो इसके जो कमियां थी, इसकी फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो सीमाएं थी, लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, डिमेरिट्स भी कह सकते हैं, जो इसकी लिमिटेशन थी उनको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है इनफॉर्मल के द्वारा। इनफॉर्मल और फॉर्मल एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जो इसमें कमी रह जाती है उनको हम इनफॉर्मल के द्वारा पूरा करते हैं। तो इसमें क्या था? ये क्लियर एंड इफेक्टिव तो था, लेकिन डिले इन कम्युनिकेशन था डिमेरिट में। तो यहाँ पर ये जो इनफॉर्मल है वो क्या होता है? फास्ट एंड इफेक्टिव, यानी कोई भी जिसको कोई बात पता लगी उसने वो दूसरे को सीधे बता दी, तो इससे क्या है कि जल्दी पहुंचती है और इफेक्टिव भी होती है। इफेक्टिव किस मीन्स में? अगर कई बार किसी को ऑर्डर किया जाता है कि आपका करना है, लेकिन वो मना कर सकता है कई बार कि देखिए ये मेरा काम नहीं, मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं हूँ। जैसे कि एक सुपरवाइजर से कह दिया जाए कि भाई चलो आज हमारा क्या है कि वृक्षारोपण करना है, हम पौधे लगाएंगे, तो वो मना कर सकता नहीं जी, पौधे लगाना मेरा काम नहीं, वो मालिक का काम है। लेकिन अगर इसी को इनफॉर्मल लिखे हैं कि हम एक उत्सव मना रहे हैं, चलो वृक्षारोपण करते हैं, तो वहाँ पर वो सहयोग दे सकते हैं, उसको ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर ये कार्य भाईचारे में कराया जाए तो। नेक्स्ट आता है फ्री एनवायरनमेंट। यहाँ पर कोई बंधन नहीं होता, कोई भी आदमी किसी को भी मैसेज यहाँ पर दे सकता है। इजी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल तरीके से उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो भाईचारे में बड़े आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। बेटर ह्यूमन रिलेशन। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उससे जो आदमी के जो रिश्ते हैं आपस में, रिलेशन है, वो अच्छे बनते डेवलप होते हैं। लेकिन अब इनफॉर्मल की ये तो हमारे मेरिट्स होगी, लेकिन इस कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट क्या है? अनसिस्टमेटिक, इसका कोई सिस्टम नहीं होता, अनसिस्टमेटिक चलता है। अनरिलायबल, कोई इस पर विश्वास नहीं करता, पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, ये बात झूठी भी हो सकती है। तीसरा डिफिकल्ट नॉलेज ऑफ सोर्स, कि ये बात चली कहाँ से उसका हमें कई बार पता नहीं लग पाता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स, यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म रहता है कि ज़्यादातर जो संभावना रहती है वो किसकी? रूमर्स की ज़्यादा संभावना यहाँ पर बनी रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।